नमस्कार साथियों, मैं नीरज कांति आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एनके ग्लोबल एजुकेशन पर। साथियों, इस वीडियो में हम देख रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 7th के चैप्टर नंबर 4 द मुगल एम्पायर को। ये साथियों, ये जो पूरा चैप्टर है इसका दूसरा वीडियो हम यहाँ पर देख रहे हैं। अगर आपने पहले पार्ट को नहीं देखा है तो जो वीडियो की प्लेलिस्ट होती है वहाँ पर आप जाकर दे सकते हैं। इसी के साथ यहाँ पर हमने पहले की वीडियो में देख लिया कि किस तरह से मुगल अंपायर इंडिया के अंदर इस्टेब्लिश्ड होता है और जो मुगल एडमिनिस्ट्रेशन है उनके अंदर हमें किस किस प्रकार से सिस्टम देखने को मिलता है। इसी के साथ साथ किस तरह से मिलिट्री टेक्नोलॉजी थी, किस प्रकार से उनका आर्ट एंड आर्किटेक्चर था, कौन से शासक के टाइम में कौन कौन सी गतिविधियां हुई और फिर इसी के साथ उनका विस्तार कहाँ कहाँ तक था। इसी के साथ हमने यहाँ पर ये यहाँ तक पूरा जो सिस्टम है वो हमने देख लिया है। अब हम यहाँ पर आज से जो बात करेंगे वो इस वीडियो में बात करेंगे मनसबदारी सिस्टम क्या होता है और जागीरदारी सिस्टम आखिरकार होता क्या है। तो लास्ट में मैंने जाते जाते आपको बताया था कि जो सिसोदिया है, राजपूत है, मारवाड़ है, इन सभी इलाकों को बेसिकली जो मुगल शासक है उन सभी के द्वारा क्या किया जाता है, जीत लिया जाता है। और जीतने के बाद आप यहाँ पर देख रहे हो कि जब हम अकबर के टाइम तक आते हैं तो लगभग उसका जो शासन है वो पूरा इतने क्षेत्र तक फैल जाता है। अब ऐसे में क्या है कि यहाँ पर जो स्थानीय शासक थे उन स्थानीय शासकों को उन्होंने क्या किया कि अपने मनसबदारों के रूप में नियुक्त कर लिया और जागीरदारों के रूप में नियुक्त कर लिया, ताकि वह जो राज्य है यानी मुगल साम्राज्य है उसके खिलाफ विद्रोह ना करें। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, ना सिर्फ उन्होंने भारतीय जो मुस्लिम्स हैं, अफगान हैं, इसी के साथ राजपूत है और मराठा है और यहाँ तक कि ईरानी और इंडियन मुस्लिम्स, इन सभी को बेसिकली अपनी जो प्रशासनिक इकाई है उसके अंदर शामिल किया। और यही नहीं, जो टर्किश नोबल थे, ठीक है, जो कि बेसिकली तुरान से आया करते थे, तुर्की से आया करते थे, उन सभी लोगों को भी अपना जो प्रशासनिक व्यवस्था है जिसको मनसबदारी प्रणाली बोला जाता था उसके अंदर शामिल कर लिया। साथियों, अब बात आती है कि ये मनसबदारी आखिरकार होती क्या है। तो मनसबदारी आप सिंपल सा एक वर्ड में समझ सकते हो कि मनसबदार हम बेसिकली ऐसे इंडिविजुअल को कहते हैं या फिर एक ऐसे व्यक्ति को कहते हैं जो कि मनसब को होल्ड करता हो। अब मनसब का यहाँ पर मतलब ये होता है कि एक प्रकार की पोजीशन या एक प्रकार की रैंक, उसी को ही मनसब बोला जाता है। अब ये जो रैंक है इसी के आधार पर हम देखते हैं कि मुगल जो पूरा का पूरा ग्रेडिंग सिस्टम होता है कि कौन सा अधिकारी कौन से पद पर होगा, कौन किससे नीचे होगा, ये पूरा जो ग्रेडिंग सिस्टम होता है वो हमें रैंक के बिहाफ पर, सैलरी के बिहाफ पर और मिलिट्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी के आधार पर देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आप समझ गए, एक होती है मनसबदारी ट्रेडिशन जो कि मुगल साम्राज्य के अंदर हर एक प्रोविंस के, यानी आप मान लीजिए ये है सेंटर और सेंटर में मुगल साम्राज्य का शासक बैठा हुआ है और मुगल साम्राज्य का शासक के अधीन नीचे बहुत सारे क्या है, प्रोविंसेस हैं, बहुत सारे स्टेट हैं। ठीक है, ये बहुत सारे क्या है, स्टेट है और हर एक स्टेट जिसको प्रोविंस भी कहा जाता था उसके बेसिकली क्या होते थे, अपने एक मनसब हुआ करते थे, मनसबदार हुआ करते थे। ठीक है, अब स्टेट के अंदर कभी कभी ये भी होता था कि एक स्टेट के अंदर बहुत सारे मनसब यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। एक ही स्टेट के अंदर या एक ही प्रोविंस के अंदर हमें बहुत सारे मनसबदार हमें देखने को मिल सकते हैं। तो दोनों सिचुएशन यहाँ पर हमें इस प्रकार से देखने को मिलती है। अब ये जो मनसब है वो बेसिकली क्या करते हैं, ये जो मनसबदार होते हैं इनकी पोस्ट क्या हुआ करती थी, आमतौर पर हाई पोस्ट हुआ करती थी। ठीक है, जो कि प्रोविंसेस के हेड हुआ करते थे और वो सीधे तौर पर जो राज दरबार है उससे जुड़ा हुआ करते थे। इसी के साथ यहाँ पर हम देखते हैं कि इनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मिलिट्री की रैंक है और सैलरी सिस्टम है, उसके आधार पर हम ये क्या देखते हैं कि यहाँ पर जिसका ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल वैल्यू होता है, ठीक है, उसको यहाँ पर क्या बोला जाता था, उसको जात बोला जाता था। फॉर एग्जाम्पल, किस यहाँ पर हम क्या करते हैं, सभी के सभी अधिकारियों को रैंक दे देते हैं। रैंक 1 वाला जो अधिकारी होगा वो सबसे ज्यादा पावरफुल होगा। ठीक है, रैंक 2 वाला उससे कम पावरफुल होगा, रैंक 3 उससे कम पावरफुल होगा और रैंक 4, इस तरह से चलते चलते 1000 तक यहाँ पर ये जो पूरी रैंक है वो हमें देखने को मिलती है। ठीक है, तो यानी उसका जो बेसिकली हैसियत के हिसाब से हर किसी को क्या दिया जाता था, रैंक दिया जाता था।
और यही रैंक बेसिकली डिसाइड किया करता था कि उसके पास कितनी मिलिट्री सेना हुआ करती होगी और कितनी उसकी सैलरी हुआ करती होगी। ठीक है, और ये जो पूरा सिस्टम है इसी को बोला जाता है जात। यानी किसी की जो जात है वो बेसिकली मान लीजिए किसी को रैंक 1 दी गई है तो उसका जात क्या हो गया, एक जात हो गया। इसी के साथ किसी का रैंक 2 है तो इसका मतलब हो गया उसकी दूसरी जात हो गई। इसी के तरह अगर किसी का बेसिकली क्या है 500वीं रैंक है तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर जो जात है उसकी कितनी है, 500वीं है। ठीक है, अब इसके तहत हमें देखने को मिलता है कि जो 1000वीं रैंक है वो कम होती है, 500वीं जो रैंक होती है 500 जो रैंक होती है वो ज्यादा हमें देखने को मिलती है। और सबसे बड़ी रैंक कौन होती है, एक, यहाँ पर सबसे बड़ी रैंक हमें देखने को मिलती है। तो उम्मीद है आपको ये वाला जो सिस्टम है कि यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह से काम करता था वो समझ में आ गया होगा। यहाँ पर एक और चीज आपको देखने को मिलती है कि जात के साथ साथ यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट चीज हुआ करती थी जिससे कि बेसिकली आप यहाँ पर समझिएगा जो जात है वो ये चीज डिफाइन करता था कि एक आदमी की रैंक क्या है। ठीक है, जात जो है वो एक चीज डिफाइन करता था कि किस आदमी की रैंक कितनी है, और दूसरी बात ये डिसाइड करता था कि उसकी सैलरी कितनी है। जिसकी ज्यादा रैंक ऊंची होगी उतना ज्यादा उसकी सैलरी यहाँ पर हमें देखने को मिलती थी। ठीक है, ये एक कॉन्सेप्ट हो गया। यहाँ पर हमने किसके बारे में बात कर लिया, मनसबदारी ट्रेडिशन के अंदर। मनसबदारी ट्रेडिशन के अंदर हमने ए पार्ट क्या देख लिया, जात। अब यहाँ पर इसका जो दूसरा पार्ट यानी बी पार्ट हमें देखने को मिलता है कि इसके अंदर एक सवार भी होता है। ठीक है, सवार बेसिकली क्या है, कैवलरी मैन को बोला जाता है या फिर एक ऐसा अधिकारी जिसके पास कितने घोड़े हैं या कितनी सेना है, ये बेसिकली क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने पास रखा करता था। ठीक है, यानी जिसकी जितना ज्यादा सवार होगा उतना ज्यादा उसका क्या है, मिलिट्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी हाई होगी और वो उतने ज्यादा अपने पास क्या है, मिलिट्री कैपेबिलिटी को होल्ड कर सकता है। ये इसका बेसिक यहाँ पर हमें मतलब देखने को मिलता है। अब यहाँ पर सी पॉइंट में हम क्या देखते हैं, मनसबदारी के अंदर आमतौर पर जो यहाँ पर मनसबदारी सिस्टम के अंदर सैलरी है वो दो तरीके से दी जाती थी। अब देखो अलग अलग टाइम पे ये चीज अलग अलग हुआ करता था, लेकिन आम तौर पर हमें देखने को मिलता है कि मनसबदारी व्यवस्था के अंदर दो तरह से सैलरी दी जाती थी। इसका पहला जो तरीका हुआ करता था वो कैश के रूप में सैलरी दिया जाता था। ठीक है, यहाँ पर दूसरा यहाँ पर एक मेथड हुआ करता था जो कि है जागीर के रूप में। जब शासक के पास पैसे नहीं हुआ करते थे तो वो बेसिकली क्या करता था, जमीन का एक टुकड़ा या फिर एक स्पेसिफिक एरिया जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उन सभी को दे दिया करते थे। ठीक है, जिसको बोला जाता था जागीर। और इस जागीर के ऊपर शासन करने के लिए जो अधिकार है वो किसका होता था, जागीरदार का हुआ करता था। अब ये जो जागीरदार है वो आमतौर पर जो हमारी मुख्य सेना होती है उसके सीधे नियंत्रण में हमें देखने को मिलते हैं। इसी के साथ साथ यहाँ पर ये जो जागीरदार हुआ करते थे आमतौर पर क्या है कि जहां इनको जगह मिली है यानी जो क्षेत्र इनको मिला है वहां से रिवेन्यू कलेक्ट करने का बेसिक काम किया करते थे। रिवेन्यू कलेक्ट करके फिर वो जो केंद्र सरकार है, ठीक है, सेंटर है, उसको यहाँ पर प्रोवाइड कराया करते थे। साथियों हमने पहले के वीडियोस में बार बार यहाँ पर एक मुक्ति शब्द का यूज देखा था। जो मुक्ति होता है वो भी एक स्पेसिफिक एरिया का क्या होता है, हेड होता है। उसी के अंतर्गत क्या है, वहां पर जो एडमिनिस्ट्रेशन है और बाकी सी चीजें चला करती थी। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि ये जो जागीरदार होता है यह मुक्ति से अलग हुआ करते थे। ठीक है, बेसिकली क्या होता है कि जो मुक्ति होते हैं वो आम तौर पर उस बेसिक जहां पर उनको बेसिकली इक्ता दिया गया था। ठीक है, पहले के टाइम में हमने इक्ता सिस्टम के बारे में देखा था। तो इक्ता बेसिकली इस वजह से दिया जाता था कि बेसिकली वो उसी जगह पर रहते हैं, उनका जो जड़ें हैं वो उसी स्थान पर देखने को मिलती है। लेकिन जो जागीरदारी सिस्टम है उसके अंदर ऐसा हुआ करता था कि कोई भी अधिकारी कहीं भी तैनात किया जा सकता है कभी भी। यानी यहाँ पर जो प्रशासन की पूरी बागडोर है वो सीधे तौर पर जो केंद्र है, वो सेंटर है, वो हमें देखने को मिलता है, उसकी पावर ज्यादा हुआ करती थी। ठीक है, इसी के साथ साथ एक की फैक्ट यहाँ पर आप देख सकते हो
कि अगर हम जात और सवार के आधार पर मनसबदारों की बात करें कि किस शासक के शासनकाल में कितने ज्यादा मनसबदार रहा करते थे, तो हमें एक प्रकार से लिखित साक्ष्य प्राप्त हुए हैं कि अकबर के शासन काल में हमें 29 मनसबदार देखने को मिलते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अकबर के शासनकाल में 29 मनसबदार ऐसे देखने को मिलते हैं जिनकी जो जात थी यानी जिनकी जो रैंक थी वो 500 के आसपास हमें देखने को मिलती है। तो ये एक हो गया की फैक्ट। ठीक है, अब यहाँ पर हम दूसरा क्या फैक्ट देखते हैं कि औरंगजेब के टाइम पर हमें इन्हीं मनसबदारों की संख्या जिनकी जात 500 रैंक के आसपास थी उनकी संख्या बढ़ करके कितनी हो गई 79। तो आप यहाँ पर सोच सकते हो कि कितने ज्यादा मनसबदारों की संख्या औरंगजेब के टाइम पर बढ़ गई थी। अब ये औरंगजेब के टाइम पे मनसबदारों की संख्या क्यों बढ़ी थी आप ऐसा यहाँ पर समझ सकते हो। मान लीजिए ये इंडिया का मैप है, बेसिकली यहाँ पर क्या होता है, जो जहांगीर है सॉरी औरंगजेब है, उसने क्या किया, पूरे के पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में कब्जा करने के लिए उसने हर जगह मिलिट्री कैंपेन किए। ठीक है, उसने नॉर्थ ईस्ट में भी जो अपनी सेना है उसको भेजी, अपना पश्चिम के अंदर सेना भेजी और यहाँ तक कि सुदूर दक्षिण तक भी उसने अपनी सेना भेजी और वहां पर सेना भेज के उनके एरिया को कैप्चर कर लिया। अब चूंकि उनके एरिया को कैप्चर कर लिया है तो उनके राजाओं को भी खुश करना था ताकि वो क्या है उनके खिलाफ विद्रोह ना करे। इन सभी चीजों से बचने के लिए औरंगजेब ने क्या नीति अपनाई कि जिन जिन क्षेत्रों पे कब्जा करता गया उन उन क्षेत्रों को बेसिकली जो मनसबदारी व्यवस्था के अंतर्गत लाता गया और मनसबदारी के अंतर्गत फिर वहां के जो राजा थे उनको यहाँ पर अपना मनसबदार के रूप में नियुक्त कर लिया। तो ये रीजन हमें नजर आता है कि औरंगजेब के टाइम पे हमें अकबर की तुलना में इतने ज्यादा मनसबदार देखने को मिलते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हो कि लगभग 5 से लेकर 6% की यहाँ पर जो वृद्धि है, यहाँ 50 से लेकर 60% तक की वृद्धि है वो हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है मनसबदारों की संख्या में औरंगजेब के टाइम पे। कारण मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। अब यहाँ पर बात आती है कि जो जागीरदारी व्यवस्था थी, अब यहाँ पर मैं देखो बार बार शब्द जो है ना वो एक दूसरे के कंपैरिजन में यूज करता रहूंगा। ठीक है, कभी कभी मैं जागीरदार भी बोल दूंगा और कभी कभी मैं मनसबदार भी बोल दूंगा। क्यों? क्योंकि बेसिकली क्या है, मनसबदार क्या होती है, एक पोस्ट होती है। इस मनसबदारी व्यवस्था के अंतर्गत सभी को क्या दिया जाता है, रैंक दिया जाता है। रैंक को दूसरी लैंग्वेज में हम क्या बोलते हैं, जात बोलते हैं। और इसी रैंक के आधार पर डिसाइड होता है कि किसके पास कितना सैलरी होगा और कितना ज्यादा उसके पास क्या बोलते हैं रिस्पेक्ट होगी। ठीक है, इसी के साथ साथ यही मनसबदारों को क्या है, जो सैलरी है वो दो तरीके से मिलती है। ठीक है, ये जो सैलरी है वो दो तरीके से मिलती है, एक कैश के रूप में और दूसरी होती है यहाँ पर आप देख रहे हो जागीर के रूप में। ठीक है, तो जागीर के रूप में चूंकि यहाँ पर मनसबदारों को यहाँ पर सैलरी मिलती है तो कुछ मनसबदारों को जागीरदार भी बोला जाता है। बात समझ में आ गई। यहाँ पर मनसबदार है, यहाँ पर उसकी रैंक है, जात है, रैंक और जात के अनुसार सैलरी है और उसकी रिस्पेक्ट है। सैलरी को दो भागों में हम बांट करके देखते हैं, एक कैश है और दूसरी है जागीर है। और जागीर की वजह से ही इसी मनसबदार को हम बेसिकली जागीरदार के नाम से भी जानते हैं। तो ये सिंपल सा फैक्ट है जो कि आपको ध्यान में रखना जरूरी है। इसी के साथ साथ यहाँ पर अब हम बात करते हैं कि अकबर के शासनकाल में हमें देखने को मिलता है कि जो जागीर है उनका असेसमेंट बहुत बड़े पैमाने पर किया। क्यों? क्योंकि ये जो जागीर है इसी जागीर से हम बेसिकली जो रिवेन्यू है वो कलेक्ट किया करते हैं। और जब तक आपको पता ही नहीं रहेगा कि आपके पास कितनी जागीर है आपके राज्य के अंदर, तब तक वहां से आप क्या है रिवेन्यू को कैसे कलेक्ट करोगे। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर क्या होता था कि कई बार जो मनसबदार हैं, ठीक है, वो क्या करते थे, राजा ने बोला है कि सभी से क्या करना है आपको, एक तो लैंड के ऊपर टैक्स लेना है और दूसरा इरिगेशन के ऊपर टैक्स लेना है और इसी के साथ यहाँ पर एग्रीकल्चर के ऊपर टैक्स लेना है। लेकिन कई बार क्या होता था कि जो
बेसिकली मनसबदार हैं वो एडिशनल टैक्स भी लिया करते थे, ठीक है, या फिर लूट खसोट भी कर लिया करते थे। तो ऐसे सिचुएशन से बचने के लिए अकबर ने क्या तरीका अपनाया कि जितनी भी जागीर उसके पास है सबका एक बार क्या किया जाए, लेखा जोखा तैयार कर लिया जाए, ताकि लेखा जोखा तब होगा उसके बाद हम देखेंगे कि पूरे हमारी प्रजा है उसके पास कितनी लैंड है, उसके पास बेसिकली कितनी इनकम आ रही है, कितना उसका पास एग्रीकल्चर लैंड है, और इन सभी के आधार पर उनके ऊपर क्या लगाया जाएगा, टैक्स लगाया जाएगा। और जो यहाँ पर ऊपर से टैक्स निर्धारित किया जाएगा उसी टैक्स को ही यहाँ पर जो मनसबदार है वो बेसिकली टैक्स ले सकता है, एडिशनल उससे टैक्स नहीं ले सकता, ठीक है। तो इसका सिंपल सा मतलब है कि जो मनसबदार की सैलरी होती है और जो रिवेन्यू है उनके अंदर इक्वालिटी रखने के लिए, या वो दोनों बराबर रहे इस चीज को ध्यान में रखने के लिए, जो अकबर है इस प्रकार से बड़े पैमाने पर जो लैंड असेसमेंट है या फिर जागीर असेसमेंट है वह करता है। इसी के साथ हम यहाँ पर आगे देखते हैं कि यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि औरंगजेब के टाइम पे भी जो यहाँ पर सिचुएशन है वो हमें खराब होती हुई नजर आती है। क्यों नजर आती है? क्योंकि अकबर ने जो पॉलिसी अपनाई, अकबर के टाइम तक वो पॉलिसी खराब हो गई। क्यों खराब हो गई? क्योंकि औरंगजेब, सॉरी अभी मैंने अकबर बोल दिया हो, तो औरंगजेब के आते आते यह पॉलिसी पूरी तरह से खराब हो गई। क्यों खराब हो गई? क्योंकि यहाँ पर आप क्या देख रहे हो कि औरंगजेब ने दूसरे क्षेत्रों पर यानी साउथ इंडिया में, नॉर्थ इंडिया में बहुत सारे आक्रमण किए। अब चूंकि वहां पर आक्रमण किया है, तबाही की है, लोगों के पास अब पैसे नहीं है, ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि केंद्र सरकार को यानी औरंगजेब को ही क्या है 79 मनसबदार रखने पड़े। और ये जो 79 मनसबदार यहाँ पर रखे गए हैं ना, उन सबको भी सैलरी अब कौन दे रहा है? औरंगजेब दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप बात समझिए, एक तो एरिया खत्म हो चुका है और वहां पर जो लैंड रिवेन्यू है या फिर जो भी टैक्स है वो कम आ रहा है, ऊपर से इनका भी जिम्मेवारी किसने ले ली है? औरंगजेब ने। तो इस वजह से हमें यहाँ पर देखने को मिलता है कि औरंगजेब के टाइम पे जो एक्चुअल वे में जो लैंड मेजरमेंट के बिहाफ पर रिवेन्यू तय किया गया था वो हमेशा क्या होता था? कम देखने को मिलता था, क्योंकि जो किसान है वो टैक्स चुका ही नहीं पाते थे अलग अलग कारणों की वजह से। इसी वजह से हमें यहाँ पर देख इसका प्रमुख कारण हमें देखने को मिलता है कि जो मनसबदारों की संख्या है उसके अंदर ह्यूज इंक्रीमेंट हमें देखने को मिलता है, ठीक है। इसी के साथ साथ अब यहाँ पर एक और सिचुएशन क्या बनी वो समझिए। अब देखो औरंगजेब के टाइम पर क्या होता था कि जो मनसबदारी है वो बेसिकली बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है और मनसबदारों की संख्या भी बहुत बढ़ चुकी है, क्योंकि नए एरिया में उसने कैप्चर किया। नए एरिया में कैप्चर करने की वजह से लोग ज्यादा बढ़ गए जो कि क्या है अमीर आदमी थे, और वो जो औरंगजेब की पूरी सिस्टम है उसके अंदर शामिल होना चाहते थे। अब ऐसी सिचुएशन में समझिए कि औरंगजेब ने क्या किया, सबको सिस्टम में शामिल तो कर दिया, लेकिन उसके पास देखो उसने हालांकि मनसबदार को इतना ज्यादा बढ़ा दिया था, फिर भी जो जागीर थी उसकी कमी हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है, उसकी शॉर्टेज हमें औरंगजेब के टाइम तक आते आते देखने को मिलती है। और यही रीजन है कि जब भी जो जागीरदार है उसको जैसे ही पता चलता था कि अभी उसको जागीर मिल चुकी है, अब उसको भरोसा नहीं है कि कब आने वाले समय में उसको जागीर मिलेगी। यानी जागीर मान लीजिए आपके पास क्या है, एक जमीन का टुकड़ा है। ये जमीन का टुकड़ा एक टाइम पे आप एक ही आदमी को दे सकते हो, एक ही मनसबदार को, एक ही जागीरदार को दे सकते हो। तो ऐसी सिचुएशन में आपके सामने अगर 5 जागीरदार खड़े हैं तो नॉर्मल सी बात है आप ये करोगे ना कि एक साल जागीर पहले आदमी को दे दिया, दूसरे साल दूसरे आदमी को, तीसरे साल तीसरे को, चौथे साल चौथे को, और पांचवें साल फिर पांचवें को दे दिया जाएगा। अब मान लीजिए पहले टाइम में जिसको जागीर मिल चुकी है उसको ये पता है कि अगले साल उसको जागीर नहीं मिलेगी, और अगले साल जागीरदार कौन बन जाएगा? दूसरे नंबर का। तो वो पहला नंबर वाला जो जागीरदार है वो कोशिश ये करेगा ज्यादा से ज्यादा जो रिवेन्यू है उसको क्या किया जाए, एक्सट्रैक्ट कर लिया जाए, ठीक है। एक्सट्रैक्ट एज मच एज रिवेन्यू एज पॉसिबल, ठीक है। जितना ज्यादा से ज्यादा वो रिवेन्यू एक्सट्रैक्ट कर पाए उस जमीन से उसको कर लेना चाहिए, क्योंकि उसको पता है अगली बार उसका नंबर नहीं आ पाएगा।
यही रीजन है कि औरंगजेब, ये जो पूरी जागीर कम होने की वजह से औरंगजेब इस पूरी सिचुएशन को कंट्रोल नहीं कर पाता है। अब कंट्रोल ना कर पाने की वजह से हमें देखने को मिलता है कि लोगों का, यानी जो पीजेंट्स होते हैं, किसानों का शोषण जो इंटरमीडिएटरीज होते हैं जैसे कि जागीरदार और मनसबदार, उनके द्वारा बहुत बड़े पैमाने पर ट्रिमेंडसली वहां पर क्या किया जाता है, जो किसान है उनका शोषण किया जाता है। ये पूरी सिचुएशन हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। मनसबदारी के अंदर पूरा जो कॉन्सेप्ट था वो हमने यहाँ पर डिटेल में बात कर ली है। तो यहाँ पर हमने बात किया मनसबदारी व्यवस्था और दूसरी क्या है, जागीरदारी व्यवस्था। मुझे उम्मीद है आपको ये जो सेंट्रल हायरार्की और उसी के साथ साथ यहाँ पर मनसबदारी व्यवस्था के अंदर जो स्ट्रक्चर है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी होना बहुत जरूरी है, तभी आप ये जो बेसिकली फैक्ट होते हैं उसको एब्जॉर्ब कर पाओगे। ठीक है, अब हम यहाँ पर बात करते हैं आगे के टाइम में। ठीक है, आगे के टाइम में हमें यहाँ पर देखने को मिलता है कि मुगल शासक क्या थे, बड़े पैमाने पर जो पीजेंट्री होते हैं यानी जो किसान होते हैं उनके ऊपर टैक्स को लाद करके बेसिकली क्या है, अपना जो इनकम है वो प्राप्त किया करते थे। यानी मुगल साम्राज्य के इनकम का एक प्रमुख सोर्स ये हुआ करता था किसानों के ऊपर लगाए जाने वाला कर। अब यहाँ पर ये जो कर है, इस कर की वसूली आमतौर पर क्या किया जाता था, हेडमैन या फिर लोकल चीफ्टेन के माध्यम से किया जाता था। अब यहाँ पे दोबारा से स्ट्रक्चर समझिए। यहाँ पर ऊपर कौन है, सेंटर है। सेंटर में कौन, जो भी वहां पर शासक हो, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां वगैरह। ठीक है, अब उसके नीचे बहुत सारे क्या है, स्टेट है, प्रोविंस है, और हर एक प्रोविंस के अंदर बेसिकली क्या है, अपने एक अधिकारी हैं, मंस और ठीक है, इसी के साथ साथ यहाँ पर मनसबदार हमें देखने को मिलते हैं। मनसबदारों के अधीन हमें कुछ बहुत सारे क्या है, जागीरदार देखने को मिलते हैं। अब ये जो जागीरदार है, ऐसा नहीं है कि सीधे तौर पर जो गांव का किसान के अंदर, गांव के अंदर रहने वाला किसान है उससे टैक्स लिया करता था। अब ये जो जागीरदार है ये भी बेसिकली क्या है, इसकी जागीर के अंदर भी बहुत सारे जमींदार हुआ करते थे। ठीक है, इसकी जागीर के अंदर भी बहुत सारे जमींदार हुआ करते थे इस जागीर के अंदर। ठीक है, और ये जो जमींदार है वो आमतौर पर बेसिकली क्या किया करते थे, किसानों से सीधे तौर पर टैक्स लिया करते थे। सिंपल सा लैंग्वेज में आप समझ सकते हो, यहाँ पर हमारी केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार के नीचे बहुत स्टेट सरकार है, स्टेट के अंदर हमें बहुत सारे विलेज देखने को मिलते हैं और हर एक विलेज का अपना हेड देखने को मिलता है। यहाँ पर मनसबदार और जागीरदार देखने को मिलते हैं और यहाँ नीचे के लेवल पे विलेज के अंदर हमें जमींदार देखने को मिलते हैं। और ये जो जमींदार हैं इनको लोकल चीफ्टेंस के नाम से या फिर हेडमैन के नाम से जाना जाता था। ठीक है, और ये आमतौर पर इंटरमीडिएटरी के तौर पर काम करते थे, यानी बिचौलिए के रूप में काम किया करते थे। ठीक है, किसके बिचौलिए के रूप में, यहाँ पर जो मनसबदार है, जो जागीरदार है, उसके बिचौलिए के रूप में। यानी यहाँ पर नीचे पीजेंट है और पीजेंट के और जो जमींदार है, सॉरी जागीरदार है और मनसबदार है, उन दोनों के बीच में ये काम किया करते थे। कौन बीच में काम किया करता था, ये बेसिकली जमींदार। ठीक है, इसी के साथ अब हम यहाँ पर कुछ एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, यहाँ पर बात किया जा रहा है। इमेज में आप देख सकते हो कि एक यहाँ पर आदमी है, मनसबदार या जागीरदार, वो बेसिकली क्या कर रहा है, वहां पर जो लोकल लेवल पे व्यापारी है उससे क्या है, घूस ले रहा है, रिश्वत ले रहा है। इसी के साथ साथ दूसरी इमेज में आप यहाँ पर देख रहे हो कि जो मनसबदार है, जागीरदार है, वो एक गरीब किसान को क्या कर रहा है, सजा दे रहा है और उससे टैक्स की वसूली कर रहा है, जबरन वसूली। ठीक है, और ये इमेज बेसिकली क्या है, शाहजहां के टाइम पर बनाया गया था। शाहजहां बेसिकली वही है जिसने बेसिकली ताजमहल का निर्माण किया था। तो हम सभी जानते हैं बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर। जहांगीर क्या है, शाहजहां का पिता था। तो जहांगीर के टाइम में हमें देखने को मिलता है कि इस प्रकार से यहाँ पर लोगों के ऊपर शोषण किया जाता था और इसी शोषण को दिखाने के लिए शाहजहां ने अपने फादर के टाइम पर किस तरह से लोगों के ऊपर जाति हुआ करती थी या किस प्रकार की व्यवस्था हुआ करती थी, वो दर्शाने के लिए यहाँ पर इस तरह की इमेज अपने एक किताब के अंदर बेसिकली बनवाया था। ठीक है, इसी के साथ अब हम यहाँ पर बात करते हैं अकबर के टाइम में सिस्टम किस प्रकार का था, रिवेन्यू का। तो अकबर के टाइम पे हम क्या देखते हैं कि उसका एक मंत्री था जिसका नाम था टोडरमल। ठीक है, टोडरमल के एक किताब है
बेसिकली उसने एक किताब के अंदर स्पेसिफिक सर्वे करवाया कि उसके राज्य के अंदर कितने एरिया में क्रॉप लगाए गए हैं, ठीक है, कितनी ज्यादा फसल की पैदावार की जा रही है, उनका प्राइस कितना है, वस्तुओं का प्राइस कितना है, और कितने एरिया में कल्टीवेशन किया गया है, ठीक है, कौन सी फसल उगाई गई है, कितने एरिया में लगाई गई है, उनका प्राइस क्या है। इन सभी चीजों को बेसिकली 10 साल का जो पूरा का पूरा गैप है, यानी मॉनिटरिंग करके उसका सर्वे करके क्या है अपनी एक किताब के अंदर मेंशन किया है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, टोडरमल की किताब है, ठीक है, सर्वे है, इसके अंदर क्रॉप यील्ड का यानी कौन सी फसलें उगाई जा रही है, उनका प्राइस क्या है, उन कौन से एरिया में कितने एरिया में कल्टीवेट की जा रही हैं, 1570 से लेकर 1580 तक का पूरा डाटा हमें प्राप्त होता है, पूरे 10 साल का डाटा यहाँ पर प्राप्त होता है। बेसिकली यहाँ पर क्या हुआ था कि टोडरमल ने क्या किया, पूरे के पूरे जो एरिया है उस जमीन का पैमाना किया, यानी उसका पूरा माप किया। माप करने के बाद क्या किया, उसने ये देखा कि एक साल के अंदर लोग इतना ज्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं, 10 साल के अंदर वो इतना ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे, और उसको बेसिकली क्या है औसत निकाल करके क्या किया उसने, जो कैश है या फिर अदर फॉर्म में उसने क्या किया, टैक्स को फिक्स कर दिया। कितने साल के लिए फिक्स किया, 10 साल के पीरियड के लिए यहाँ पर फिक्स कर दिया, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ दीज डाटा, यानी जो डाटा उसने कलेक्ट किया उसी के बिहाफ पर उसने क्या किया, सभी का ऊपर जो कैश है उसके फॉर्म में बेसिकली टैक्स लागू कर दिया। और टैक्स लागू करने के लिए उसने जितने भी प्रोविंस हैं, स्टेट हैं, उन सभी स्टेट में बेसिकली रिवेन्यू सर्कल्स यहाँ पर बना दिए। अब रिवेन्यू सर्कल क्या होता है, यहाँ पर आप स्टेट देखोगे, स्टेट के नीचे बहुत सारे गांव देखने को मिलते हैं। अब हर एक गांव से क्या है, गांव का पूरा समूह बना दिया, ठीक है। मान लीजिए एक पूरा समूह है जिसके अंदर 5 गांव है, एक गांव है, एक क्लस्टर है जिसके अंदर बेसिकली 15 गांव है, एक क्लस्टर है जिसके अंदर उसने क्या है 50 गांवों को शामिल कर रखा है। तो ऐसे बहुत सारे गांवों के समूह को बना करके क्या किया उसने, एक रिवेन्यू सर्कल बना लिया, ठीक है, जहां से क्या है टैक्स को कलेक्ट करना आसान हो गया। और ये जो पूरी की पूरी रिवेन्यू सिस्टम हम यहाँ पर देख रहे हैं अकबर के टाइम में, टोडरमल के द्वारा अकबर के अधीन, उसको हम बेसिकली जब्त सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। ये पूरा रिवेन्यू सिस्टम क्या कहलाता है, जब्त सिस्टम कहलाता है, ठीक है। और यहाँ पर बेसिकली क्या है, जो पूरा का पूरा एरिया है उसके ऊपर टैक्स सर्वे के माध्यम से, लैंड के माध्यम को बेसिकली लैंड के ऊपर जो सर्वे किया गया था उसके आधार पर लगाया जाता है, ठीक है, 10 साल के लिए उसकी पूरी जमीन की मपाई करने के बाद। देखो बेसिकली क्या होता है कि जो अकबर है उसने ये पूरा सिस्टम लागू कर दिया, लेकिन ये जो पूरा सिस्टम है वो दिल्ली, आगरा और ये पूरा आसपास के इलाके में ही प्रभावी रूप से यहाँ पर लागू हो पाया, ठीक है। अब प्रभावी रूप से इन्हीं एरिया में क्यों लागू हो पाया, क्योंकि आप यहाँ पर देख रहे हो बंगाल था, और यहाँ पर इस साइड में आप देख रहे हो गुजरात था। तो बंगाल और जो गुजरात है वो क्या है, मुगल टेरिटरी से बहुत ही ज्यादा दूर हो जाया करते थे, इस वजह से वहां पर शासक का सीधा नियंत्रण नहीं हुआ करता था। इसी के साथ साथ इसके बारे में हम डिटेल में आने वाले चैप्टर में पढ़ेंगे कि किस तरह से यहाँ पर बंगाल के अंदर, गुजरात के अंदर अपने स्वतंत्र शासन की यहाँ पर स्थापना होती है। लेकिन हम यहाँ पर अभी बस इतना देख रहे हैं कि दिल्ली और इसके आसपास के क्षेत्रों में ही ये जो टोडरमल के द्वारा लगाई गई व्यवस्था है उसको लागू किया गया था। इसी के साथ साथ यहाँ पर हम आगे देखते हैं कि कई सिचुएशन हमें ऐसी भी देखने को मिली जहां पर ये दूर दूर क्षेत्रों में जो ये जमींदार थे, ठीक है, ये जो दूर दूर गुजरात और बंगाल के अंदर जो जमींदार थे वो बेसिकली क्या है, एक तरह से इंडिपेंडेंट पावर के रूप में एक्सरसाइज, इंडिपेंडेंट जो पावर है उसको एक्सरसाइज किया करते थे, यानी स्वतंत्र रूप से कार्य किया करते थे। और कभी कभी तो हमें यहाँ पर देखने को मिलता है कि इतना ज्यादा एक्सप्लॉइटेशन हुआ करता था किसानों का मुगल एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा कि जो लोग हैं वहां पर क्या थे, रिवोल्ट किया करते थे, ठीक है। और कभी कभी ऐसी भी सिचुएशन हुआ करती थी कि जो जमींदार है वो भी क्या करता था, किसानों के साथ मिल जाया करता था। क्यों मिल जाया करता था, क्योंकि वो सेम कास्ट के हुआ करते थे, या फिर उनके साथ अलायंस बना के वो मुगल अथॉरिटी को चैलेंज करने लग जाता था।
इसका प्रमुख कारण ये समझिए कि अगर जमींदार वहां का स्थानीय गुजरात का शासक है, वो बेसिकली मुगल अथॉरिटी को चुनौती देगा, तो नॉर्मल सी बात है मुगल अथॉरिटी कमजोर होगी और ऐसे में वो एक टाइम पर स्वतंत्र हो जाएंगे। तो ये सिस्टम हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। ऐसे में बेसिकली कई बहुत बड़े पैमाने पर हमें जो पीजेंट के विद्रोह है, पीजेंट रिबेलियन है, वो हमें देखने को मिलते हैं अकबर के टाइम पे और औरंगजेब के टाइम पे। ठीक है, स्पेसिफिकली हम यहाँ पर बात कर रहे हैं औरंगजेब के टाइम पर। तो औरंगजेब के टाइम पे बहुत बड़े पैमाने पर यहाँ पर क्या होता है, रिबेलियन हमें यहाँ पर नजर आता है। अब हम यहाँ पर आगे देखते हैं अकबर के टाइम पे हमें जितनी भी जानकारी है वो एक प्रकार से किताब के माध्यम से पता चलती है। ठीक है, अकबर की जितनी भी जानकारी है वो किताब के माध्यम से पता चलती है, जिसको हम बेसिकली अकबरनामा के आधार पर जानते हैं। ये जो अकबरनामा है इसको अकबर के एक दरबारी कवि जिनका नाम था अबुल फजल, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको जरूर नोट करके रखिएगा, इसके ऊपर 3 स्टार बना लीजिए। अकबर का एक दरबारी कवि था जिसका नाम था अबुल फजल, उसके माध्यम से बेसिकली आईने अकबरी का निर्माण किया गया था। ठीक है, अकबरनामा का निर्माण किया गया था। अकबरनामा बेसिकली क्या है, एक किताब है जो कि 3 वॉल्यूम में लिखी गई है, यानी एक ऐसी किताब जो कि 3 जिल्दों में है, 3 खंडों में हमें देखने को मिलती है। ठीक है, अकबरनामा। अब इसके पहले खंड की अगर हम बात करें या पहले पार्ट की अगर हम बात करें, ठीक है, वॉल्यूम की, तो पहला वॉल्यूम अकबर की जो एंसेस्टर्स हैं उनके बारे में यहाँ पर बताता है, अकबर के जो पूर्वज हैं। फॉर एग्जाम्पल अकबर के पूर्वज हमने कौन देखे थे, सबसे पहले बाबर देखा था, हुमायूं को देखा था, तो उन दोनों के बारे में बताता है और भी उससे पहले के बारे में यहाँ पर बताता है। अब बात करते हैं इसके जो सेकंड वॉल्यूम है वो अकबर के शासनकाल के बारे में बताता है। ध्यान रखिएगा, पहला वॉल्यूम अकबर के पूर्वजों के बारे में, दूसरा वॉल्यूम अकबर के शासनकाल के बारे में बताता है, और जो तीसरा वॉल्यूम है वो खुद एक किताब है जो जिसका नाम है आइन ए अकबरी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, पहला वॉल्यूम अकबर के एंसेस्टर्स, दूसरा वॉल्यूम अकबर का साम्राज्य और उसकी गतिविधियां, और तीसरा वॉल्यूम आइन ए अकबरी। अब ये जो आइन ए अकबरी है इसकी खास बात यह है कि मुगल साम्राज्य का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, इसी के साथ साथ हाउस होल्ड है, यानी उसके राज दरबार में परिवार में कौन कौन है, इसी के साथ उसकी आर्मी है, आर्मी के साथ रिवेन्यू, और यहाँ तक की पूरी ज्योग्राफी, यानी कहाँ कहाँ उसका शासन है, और साम्राज्य के अंदर कौन कौन से ट्रेडिशन हैं, कल्चर हैं, उनको फॉलो करने वाले लोग हैं, उन सभी के बारे में यहाँ पर बताता है। इन शॉर्ट जो आईने अकबरी है वो एक प्रकार से स्टैटिकल डाटा प्रोवाइड कराता है पूरे के पूरे साम्राज्य का। ठीक है, ये तीसरा इसी वजह से जो किताब है वो इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है कि उसका नाम अलग रखा गया है, जिसका नाम है आईने अकबरी। ठीक है, आईने अकबरी क्या है, अकबरनामा का ही पार्ट है। अकबरनामा के 3 पार्ट है, तीन तीन में से तीसरा पार्ट आईने अकबरी है। ठीक है, आईने अकबरी में बेसिकली कौन कौन सी फसल है, कौन कौन से बेसिकली चीज़ें हैं, इसी के साथ साथ पैदावार कितनी हो रही है, प्राइस कितना है, लोगों की सैलरी कितनी है, सरकार कितना रिवेन्यू प्राप्त करती है, सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पर आईने अकबरी के अंदर बताया गया है। साथियों, यहाँ पर आप एक इमेज देख रहे हो जहाँ पर अकबर है वो अबुल फजल से जो ये आईने अकबरी है वो उसका फाइनल जो प्रोडक्ट है वो यहाँ पर अकबर को सौंपता हुआ यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, और उसके आसपास पूरा का पूरा राज दरबार। ठीक है, ये बेसिकली क्या है, दिखाया गया है कि अकबरनामा को रिसीव करते हुए अबुल फजल से अकबर को यहाँ पर दिखाया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने चीज़ों को डिटेल में देख लिया कि किस प्रकार से अकबर का पूरा यहाँ पर शासनकाल हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। अब हम यहाँ पर कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट है उसको यहाँ पर देख लेते हैं कि अकबर के टाइम में जो रिलीजियस पॉलिसीज हैं और अदर पॉलिसीज हैं वो किस प्रकार की थी। तो नॉर्मल सी बात है, अकबर के बारे में जितनी भी जानकारी प्राप्त हो रही है वो आईने अकबरी से हमें प्राप्त हो रही है और अकबरनामा से हमें यहाँ पर प्राप्त हो रही है, पहली बात। दूसरी बात, हम यहाँ पर देख रहे हैं कि अबुल फजल ये बताता है कि उसका जो पूरा का पूरा प्रोविंस है या पूरा का पूरा स्टेट है वो बहुत सारे सूबों के अंदर डिवाइडेड है। यहाँ पर जो शासन चला करता था सूबेदार का शासन चला करता था। इसी के साथ ये जो सूबेदार हुआ करता था इसके पास बहुत सारी ताकत हुआ करती थी स्थानीय स्तर पर, लोकल लेवल पर।
कैसी पावर? पॉलिटिकल पावर, मिलिट्री पावर। इसी के साथ साथ यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि हर एक प्रोविंस में यानी हर एक राज्य में हमें देखने को मिलता है एक फाइनेंशियल ऑफिसर को भी यहाँ पर अपॉइंट किया जाता था। ठीक है, पॉलिटिकल और मिलिट्री पावर के लिए सूबेदार हुआ करता था, फाइनेंशियल ऑडिटिंग के लिए, फाइनेंशियल पावर के लिए एक दीवान नामक अधिकारी हुआ करता था। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा, ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि दीवान कौन होते हैं, सूबेदार कौन होते हैं, मनसबदार कौन होते हैं, इक्तेदार कौन होते हैं, जागीरदार कौन होते हैं। ये सारे जो शब्द हैं ना, उनका आपको डेफिनेशन सामने लिख देगा और पूछेगा कि मिलान करो कि मनसबदार कौन है और ये दीवान कौन है, सूबेदार कौन है, ये सभी चीजें। ठीक है, तो इस वजह से इन सब टर्म्स को याद रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इसी के साथ साथ जो दीवान है वो आम तौर पर जो राज्य है उसके अंदर पीस और जो ऑर्डर है उनको भी मेंटेन करने का काम किया करते थे, सूबेदार और दीवान, जो बेसिकली यहाँ पर स्टेट है, प्रोविंस है, उसके अंदर। इसी के साथ और भी प्रमुख अधिकारी हुआ करते थे, जैसे कि यहाँ पर हमें मीर बख्शी देखने को मिलते हैं। मीर आप लगा लीजिएगा। ठीक है, मीर बख्शी बेसिकली क्या होता है? मिलिट्री के पेमेंट मास्टर यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। यानी मिलिट्री से संबंधित क्या क्या चीजें खरीदनी है, क्या क्या चीजें होनी है, ये सारी चीजें कौन यहाँ पर देखता है? मीर बख्शी यहाँ पर देखता है। इसी के साथ साथ यहाँ पर हमें सद्र देखने को मिलते हैं। इसको कई स्थानों पर सद्र उस सुदूर, सद्र बेसिकली क्या होता है? इसका बेसिक मतलब होता है रिलीजियन। ठीक है, और सद्र उस सुदूर का मतलब होता है ऐसा इंडिविजुअल जो कि सद्र का मालिक हो, सद्र का हेड हो, रिलीजियन का हेड हो। ठीक है, उसी को हम सद्र उस सुदूर कहते हैं। और पोस्ट हमें देखने को मिलती है जैसे कि फौजदार। फौजदार से तो आप समझ ही रहे हो कि ये मिलिट्री कमांडर हुआ करते थे। इसी के साथ साथ लोकल लेवल पे जो टाउन हुआ करते थे वहां पर मिलिट्री कमांडर जो हुआ करते थे उनको कोतवाल कहते थे, जैसे कि आज के टाइम पे हम अपने पुलिस सिस्टम को देखते हैं। ठीक है, इसी के साथ अकबर के टाइम में और भी बहुत सारी चीजें थी, जैसे कि हमें देखने को मिलता है कि अकबर के टाइम में या फिर बाकी सभी शासकों के टाइम में जो नोबल्स हुआ करते थे वो आम तौर पर क्या थे? लॉयल हुआ करते थे राजा के प्रति। लेकिन हमेशा ऐसी सिचुएशन नहीं होती। क्यों? क्योंकि 17वीं शताब्दी तक आते आते हमें देखने को क्या मिलता है कि बहुत सारे मनसबदारों ने, जागीरदारों ने जो अकबर है उसके खिलाफ विद्रोह करना स्टार्ट कर दिया और अपने खुद के इंडिपेंडेंट नेटवर्क इस्टेब्लिश्ड करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, अब दूसरी तरफ यहाँ पर ये चीजें हो रही हैं और पहली तरफ हमें यहाँ पर देखने को मिलता है कि फतेहपुर सीकरी के अंदर जो अकबर है वो एक प्रकार से क्या है? रिलीजियस अफेयर्स से संबंधित मीटिंग्स किया कर रहा है। अब कैसी मीटिंग कर रहा है? 1570 में हमें देखने को मिलता है कि अकबर ने फतेहपुर सीकरी के अंदर जो रिलीजियस अफेयर्स है, धार्मिक मुद्दे हैं, उनके ऊपर डिस्कस करने के लिए बहुत सारे उलेमाओं को, उलेमा कौन होता है? मुस्लिम्स के अंदर एक प्रकार से रिलीजियस हेड होता है या जो मुस्लिम कानून है उनका ज्ञाता होता है। वहीं पर दूसरी तरफ ब्राह्मण को, ब्राह्मण बेसिकली हिंदू धर्म के अंदर बेसिकली जो धर्म है और धार्मिक ग्रंथ है उनका ज्ञाता होता है। तो इन दोनों को बुला करके फतेहपुर सीकरी के अंदर वो एक प्रकार से क्या कर रहा है? धार्मिक डिबेट कर रहा है। इसके अंदर जेसुइट जो प्रचारक हैं वो भी हमें देखने को मिलते हैं, जो कि रोमन एरिया से आए थे। रोमन जो कैथोलिक चर्च है, जेरोस्ट्रियन है, उन सभी एरिया से आए थे, वो भी यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। तो ये बार बार प्रश्न पूछा जाता है कि जेसुइट प्रचारक इंडिया के अंदर धर्म का प्रसार करने के लिए किसके शासनकाल में आए थे? तो आपको पता चल गया, अकबर के शासनकाल में हमें देखने को मिलते हैं। इसी के साथ यहाँ पर फतेहपुर सीकरी में जिस पूरे के पूरे स्ट्रक्चर के अंदर यहाँ पर डिबेट और डिस्कशन हो रहा है, इसको बेसिकली इबादत खाना के नाम से बोला जाता है। तो ध्यान रखना, जैसे संगोष्ठी होता है, मीटिंग होता है, उसी को बेसिकली यहाँ पर जिस सेंटर पे होता है उसी को बेसिकली इबादत खाना के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये बेसिक यहाँ पर की फैक्ट हमें नजर आते हैं अकबर की रिलीजियस पॉलिसी के अंतर्गत। ठीक है, तो अकबर का ये जो रिलीजियस पॉलिसी है वो बेसिकली यहाँ पर रिलीजियन से, सोशल कस्टम से और बाकी चीज़ों से हमें एसोसिएटेड हमें देखने को मिलता है।
ठीक है। और यहाँ पर अकबर ने फिर लास्ट में इस पूरी डिबेट से ये पाया कि इंडिया के अंदर या फिर उस समय वहाँ पर जो पूरा समाज था, वहाँ पर जितने भी स्कॉलर थे, रिलीजियस स्कॉलर स्पेसिफिकली, यानी जो धार्मिक पंडित होते हैं या मौलवी होते हैं, वो बेसिकली क्या है, रिचुअल और जो डॉगमा है वो बेसिकली ऑफ्टन बायगॉट्स होते हैं। ठीक है, डॉगमा एक प्रकार का क्या होता है, रूढ़िवादिता होता है। रिचुअल का मतलब होता है धार्मिक कर्मकांड। तो जो धार्मिक कर्मकांड है और डोगमा है, एक प्रकार से रूढ़िवादिता है, वो आमतौर पर बोगस हमें यहाँ पर देखने को, बायगॉट हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ठीक है, बायगॉट का बेसिक मतलब ये होता है कि जब एक कल्चर दूसरे कल्चर के प्रति क्या करता है, शक की दृष्टि से देखता है, उनको नेगेटिव दृष्टि से देखता है। तो यहाँ पर यही बताने की कोशिश कर रहा है अकबर कि भाई हिंदू मुसलमान से नफरत कर रहा है, मुसलमान हिंदू से नफरत कर रहा है, क्रिश्चियन हिंदू से नफरत कर रहा है, क्रिश्चियन मुसलमान से नफरत कर रहा है। तो इस प्रकार से लोग एक दूसरे से धर्म के आधार पर क्या है, आपस में मिलजुल कर नहीं रह रहे, बल्कि धर्म यहाँ पर क्या कर रहा है, बांटने का काम कर रहा है और यहाँ पर एक डिस्प्यूट का यहाँ पर काम कर रहा है। ठीक है, डिसहार्मनी फैलाने का यहाँ पर काम कर रहा है अमोंग हिज सब्जेक्ट, यानी जो उसकी प्रजा है उसके बीच में डिसहार्मनी फैलाने का काम कर रहा है। और इस तरह से आप यहाँ पर इमेज देख सकते हो कि किस तरह से जो मौलवी है, फिर जेसुइट प्रचारक है, बाकी सभी मिलकर यहाँ पर क्या कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं इबादत खाना के अंदर। यहाँ पर इबादत खाना में डिस्कशन के बाद क्या हुआ, एक अकबर के समझ में आया कि ये जो धार्मिक मौलवी वगैरह है, ये सिर्फ लोगों को क्या कर रहे हैं, मूर्ख बना रहे हैं। और इसकी वजह से जो हमारी जो प्रजा है, सब्जेक्ट्स हैं, उनके बीच में क्या है, डिसहार्मोनी फैल रही है, यानी समाज के अंदर असहिष्णुता फैल रही है। तो इसी वजह से अकबर ने अपना एक नया सिस्टम शुरू किया जिसको हम बोलते हैं सुलह ए कुल की नीति, यानी यूनिवर्सल, द पॉलिसी ऑफ यूनिवर्सल पीस की, जिसके अंदर क्या बोला जाता था कि हम किसी के प्रति क्या डिस्क्रिमिनेशन नहीं रखेंगे। ये जो पूरा सिस्टम है वो एथिक्स के ऊपर, यानी आचार विचार के ऊपर आधारित था। इसी के साथ ऑनेस्टी, जस्टिस यानी एक प्रकार से न्याय, पीस यानी शांति के ऊपर आधारित था। और ये जो पूरा का पूरा सिलह ए कुल की नीति है, इसको डेवलप करने में अबुल फजल की अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका हमें यहाँ पर नजर आती है। इसी के साथ साथ यहाँ पर बाद के समय में जो शासक आते हैं, जैसे कि जहांगीर और शाहजहां, इन लोगों ने भी अकबर के द्वारा जो बनाई गई चीजें हैं उसको अडॉप्ट किया था। ठीक है, और यहाँ तक कि जो जहांगीर है वो अकबर के द्वारा, जो अकबर का बेटा भी था, उसने सुलह ए कुल की नीति के बारे में कुछ ये बातें की हैं। ठीक है, हालांकि आप इसको ना भी पढ़े तो कोई खास बात नहीं है इसके अंदर, बस आप ये ध्यान रखिएगा कि सुलह ए कुल की नीति की तारीफ किसने की है, जहांगीर ने की है। ठीक है, इसी के साथ हम यहाँ पर आगे देखते हैं कि अकबर ने क्या किया, इस तरह से और ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में सद्भावना हो, लोग एक दूसरे को समझ पाए, इस वजह से उसने क्या किया, और तरीके अपनाए। तो यहाँ पे आप देख रहे हो अकबर क्या है, अपने राज्य को सुदृढ़ करने के लिए अलग अलग तरीके अपना रहा है। ठीक है, जिसके बारे में हमें इन सब चीजों के माध्यम से पता चलता है। पहला, रेवेन्यू का सिस्टम उसने ठीक किया। दूसरा, उसने क्या किया, सबसे पहले ये अकबरनामा को किताब लिखने को बोला ताकि लोग आपस में ज्वाइन हो सके। अकबर ने पॉलिसी अपनाई, जैसे कि आईने अकबरी के अंदर बहुत सारी चीज़ें हमें प्रशासन से संबंधित चीज़ें ठीक होती हुई नजर आ रही हैं। बहुत सारे पोस्ट का निर्माण किया। ठीक है, पोस्ट का निर्माण करने के साथ साथ उसने क्या किया कि सुलह ए कुल की नीति अपनाई। सुलह ए कुल की नीति के अपनाने के साथ साथ उसने क्या किया कि और बड़े पैमाने पर क्या किया, ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट का भी निर्माण करवाया। अब ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट का बेसिक काम ये हुआ करता था कि जो संस्कृत लैंग्वेज में हमारे पास जितने भी ग्रंथ हैं, उन ग्रंथों को हम पर्शियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करें। ठीक है, ये एक इम्पोर्टेंट काम है। ये किसके द्वारा करवाया गया, अकबर के द्वारा करवाया गया। ये इम्पोर्टेंट बात ध्यान रखनी है। संस्कृत लैंग्वेज की किताबों को पर्शियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट कराने के लिए यहाँ पर ऑफिशियल्स की नियुक्ति की गई थी। और यहाँ पर जहाँ पर ये पूरा का पूरा काम हुआ करता था उसको बोला जाता था मकतब खाना, यानी ट्रांसलेशन ब्यूरो बोला जाता था। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये सारे इंपॉर्टेंट टर्म हैं जो कि आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। ठीक है, जैसे इबादत खाना में क्या होता था, डिबेट और डिस्कशन हुआ करता था। इसी तरह से मकतब खाना के अंदर क्या होता था, जो
अधिकारी हैं वो किताबों का ट्रांसलेशन किया करते थे। और ये भी कहाँ पर इस्टेब्लिश्ड किया था, फतेहपुर सीकरी के अंदर ये भी इस्टेब्लिश्ड किया गया था। इसका बेसिक काम क्या था, जैसे महाभारत हो गया, रामायण हो गया, लीलावती हो गया, योग वशिष्ठ हो गया की किताबें हो गई, पतंजलि हो गया, ये जितनी भी किताबें संस्कृत में हमें देखने को मिलती हैं, इसको पर्शियन में अनुवाद कराना बेसिकली क्या है, इनका प्रमुख उद्देश्य था। इसके तहत यहाँ पर क्या होता है कि रामायण सॉरी महाभारत को भी क्या किया गया, पर्शियन में ट्रांसलेट किया गया, और रामायण सॉरी महाभारत का जो नाम रखा गया वो आप यहाँ पर देख सकते हो, रज्मनामा। ठीक है, यानी युद्ध की किताब। तो ये भी पूछा जा सकता है कि रज्मनामा का मतलब क्या होता है। तो रज्मनामा का हिंदी में मतलब होता है युद्ध की किताब। और युद्ध कौन सी किताब, कौन सा युद्ध की बात हो रही है, महाभारत के युद्ध की बात हो रही है। और ये भी पूछा जा सकता है कि रज्मनामा बेसिकली किसके द्वारा ट्रांसलेट करवाया गया या फिर बनवाया गया। अकबर के द्वारा फतेहपुर सीकरी में मकतब खाना के अंतर्गत यहाँ पर रज्मनामा का निर्माण किया गया था, जो कि है युद्धों की किताब यानी महाभारत। अब बात करते हैं 17th सेंचुरी। ठीक है, अब बेसिकली यहाँ पर हमने चीज़ों को डिटेल में देख लिया कि मुगल अंपायर किस प्रकार का था। अब यहाँ पर लास्ट में एक फाइनल टच दिया हुआ है, चैप्टर की एंडिंग दी हुई है कि किस तरह से जो मुगल अंपायर है 17th सेंचुरी तक आते आते डिक्लाइन होने लग जाता है, यानी ख़त्म होने लग जाता है। मुगल साम्राज्य का सबसे अगर प्रतापी शासक की अगर हम बात करें तो 1707 में हमें यहाँ पर देखने को मिलता है औरंगजेब का जो शासन है वो समाप्त हो जाता है। और जैसे ही औरंगजेब का शासन समाप्त होता है तो मुगल साम्राज्य का डिक्लाइन शुरू हो जाता है। ठीक है, अब डिक्लाइन कैसे होता है आइए देखते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पर देखने को मिलता है कि जो स्पेसिफिक कमांडर हुआ करते थे, मुगल अधिकारी हुआ करते थे, वो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो गए। ठीक है, उनके पास प्रोस्पेरिटी ज़्यादा आ गई, उनके पास लैंड और जो वेल्थ है, जमीन और एक प्रकार से संपत्ति है वो ज़्यादा आ गई। इतना ज़्यादा आ गया, बेसिकली वो क्या करते थे, जो पॉवर्टी है, ठीक है, उसने बेसिक यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि जो जमींदार हैं वो तो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो गए। क्यों हो गए, मैंने आपको प्रोसेस बताया था ऊपर कि यहाँ पर हमें देखने को मिला कि जमींदारों ने तो बहुत बड़े पैमाने पर लोगों से कर लिया, लेकिन उनके लिए कोई दूसरा कोई काम नहीं किया। ठीक है, जिसकी वजह से जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा गरीब हमें देखने को मिलते हैं, और ये बेसिक कारण है मुगल साम्राज्य का पतन का। इसी के साथ साथ 20वीं शताब्दी तक हम यहाँ पर 20th सेंचुरी तक हम यहाँ पर 12th ईयर यानी शाहजहां का जो 20वां साल है उसमें हमें यहाँ पर देखने को मिलता है कि पैसा इतना ज़्यादा कम हो गया था कि 445 नंबर ही रह गए थे ऐसे बेसिकली मनसबदारों की, जो कि पहले हमें देखने को मिलते थे 8000 मनसबदार मुगल साम्राज्य के अंदर हुआ करते थे। ठीक है, अकबर के टाइम में हमें लगभग बहुत सारे मनसबदार देखने को मिलते हैं। सबसे ज़्यादा मनसबदार किसके टाइम में, औरंगजेब के टाइम पे देखने को मिलते हैं। लेकिन हमें यहाँ पर शाहजहां के टाइम में देखने को मिलता है कि मनसबदारों की जो संख्या है वो लगातार घट रही थी। ठीक है, यहाँ पर एक और चीज क्या नजर आई कि जो मनसबदार थे बचे हुए थे, उनके पास इतना ज्यादा पैसा आ गया था कि वो बाकी मनसबदारों की तुलना में बहुत अमीर हो गए थे। ठीक है, घूस ले लेके, पैसा ले लेके और भ्रष्टाचार करके हमें ये देखने को मिला कि 5.6% जो मनसबदार हैं, ठीक है, उनके पास 61% यहाँ पर उनके पास जो टोटल वेल्थ है मुगल अंपायर की वो हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। ठीक है, जो सैलरी का लगभग 61% है वो इन्हीं के पास देखने को मिलता है। इसको आप ऐसे समझिए, ये पूरा का पूरा एक पाई चार्ट है जिसके अंदर हमें देखने को मिलता है इतने से जो लोग हैं, इतने से मनसबदार हैं, इनके पास, और ये है पूरा का पूरा, ये बेसिकली क्या है, मनसबदार है। ठीक है, और दूसरी तरफ है ये है पैसा, पैसा, और पैसे में बेसिकली क्या बोल रहा है, 61% लगभग इतना होगा। ठीक है, ये जितना भी अब पूरा का पूरा एरिया यहाँ पर डार्क किया जा रहा है। ठीक है, अब ये 61% ये वाला पूरा इलाका हो गया। बोला जा रहा है कि ये जो 5.6% है, इतने से लोगों के पास साम्राज्य का इतना सारा पैसा हमें देखने को मिलता है।
इतने से लोगों के पास साम्राज्य का इतना सारा पैसा, सोच के देखो। और इतना ये जो बाकी बचे हुए लोग हैं इनके पास क्या है, बहुत ही कम पैसा हमें देखने को मिलता है। ठीक है, ये अब इतने ज्यादा जो लोग हैं, ये पूरे के पूरे लोग, ये लोग बेसिकली क्या है, इनके पास अब कितना पैसा बचा, सिर्फ और सिर्फ इतना पैसा बचा। तो आप सोच सकते हो कि कितना ज्यादा इकोनॉमिक डिस्पैरिटी यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है। अब जिसको ये डायग्राम समझ में आ गया बहुत ही अच्छी बात है, नहीं तो अदरवाइज आप यहाँ पर नंबर के बिहाफ पर समझ सकते हैं। इसी के साथ साथ यहाँ पर मुगल एम्परर था और उनके जो मनसबदार हैं वो बहुत ही ज़्यादा पैसा खर्च नहीं किया करते थे इनकम बढ़ाने के लिए, सैलरी बढ़ाने के लिए, जो आर्टिजन्स हैं और जो पीजेंट्री हैं उनके। अब इससे जो उनके प्रोडक्ट हैं, बाकी चीज़ें सप्लाई वगैरह है वो सब बंद हो गई और इसकी वजह से जो मुगल एम्पायर है वो डिक्लाइन होने लग गया। ये हमें यहाँ पर ओवरऑल यहाँ पर पूरे आर्टिकल का मतलब देख सकते हो। इसी के साथ साथ जो वेल्थ है और रिसोर्स है वो कुछ गिने चुने जो एलीट और जो कुछ बड़े बड़े जमींदार हैं उन्हीं के हाथों में हमें देखने को मिलता है। इतने ज़्यादा एक्सट्रीम पावरफुल ये हो जाते हैं कि 17th सेंचुरी तक आते आते इन्होंने अपने आप को मुगल साम्राज्य से अलग घोषित कर दिया। इसके साथ इसका उदाहरण हमें देखने को मिलता है हैदराबाद, अवध। इसी के साथ साथ आप यहाँ पर एग्जाम्पल में गुजरात को भी ऐड कर सकते हो, गुजरात के साथ साथ बंगाल को भी यहाँ पर ऐड कर सकते हो, जिन्होंने बाद के समय में औरंगजेब के बाद इन्होंने क्या किया, अपने आप को मुगल साम्राज्य से अलग कर लिया। ठीक है, तो ये पूरा सिस्टम हमें इस प्रकार से नजर आता है 17th to 18th सेंचुरी तक। साथियों, ये जो पूरा प्रोसेस है कि किस तरह से इन्होंने अपने आप को आजाद किया, ये हम क्या है आने वाले चैप्टर्स के अंदर पढ़ेंगे। साथियों, लास्ट में आप जाते जाते ये देख सकते हो कि जिस समय इंडिया के अंदर मुगल साम्राज्य चल रहा था उसी समय यानी 16th सेंचुरी के अंदर हमें ओटोमन साम्राज्य देखने को मिलता है टर्की के अंदर, और यहाँ पर सुल्तान सुलेमान का शासन चला करता था। सुल्तान सुलेमान ने क्या किया, हंगरी के ऊपर, ऑस्ट्रिया के ऊपर, बगदाद, इराक और यहाँ पर नॉर्दर्न अफ्रीका, मोरक्को, इन सभी इलाकों को जीत करके अपने राज्य में शामिल कर लिया था। इसी के साथ साथ इसने अपनी एक बहुत बड़ी नेवी भी खड़ी की थी, जिसकी वजह से ये स्पेन को भी कंपटीशन देने लग गया था। इसी के साथ साथ इसने क्या किया, जो पोर्चुगीज हैं उनको भी चुनौती दी, और ये सारी चीजें हमें देखने को मिल रही है। यही कारण है कि ये जो सुलेमान है इसको एक प्रकार से अल कानूनी के नाम से भी जाना जाता है। इसी के ये बेसिकली पूरा जो सिस्टम है, ठीक है, इस सिस्टम को अल कानूनी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कानून के माध्यम से ये पूरा सिस्टम चल रहा था। इसी के साथ हम यहाँ पर देखते हैं कि पीजेंट्री, लेबर फोर्स और यहाँ पर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो टैक्सेस होते थे उनको यहाँ पर राजाओं के माध्यम से खत्म किया था, एक प्रकार से आइडियल गवर्नमेंट को इस्टेब्लिश करके। ठीक है, ये एक से फैक्ट था। अब यहाँ पर एक और फैक्ट यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, बार बार एग्जाम में ये पूछा जाता है कि अकबर के, जब इंडिया के अंदर अकबर का शासन चल रहा था तो कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड के अंदर कौन कौन यहाँ पर थे, तो हमें नजर आता है क्वीन एलिजाबेथ प्रथम। अब देखो, कोई यहाँ पर सही से सोच भी नहीं सकता कि जिस समय क्या है भारत के अंदर अकबर शासन चला रहे थे। ठीक है, अब यहाँ पे मैं अकबर द्वितीय की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ जो औरंगजेब के बाद आया था, यहाँ पर मैं एक्चुअल जो अकबर है, अकबर प्रथम की बात कर रहा हूँ। उनके टाइम पर हमें यहाँ पर क्वीन एलिजाबेथ प्रथम का शासन देखने को मिलता है। इसी के साथ सफाविद रीजन के अंदर यानी ईरान रीजन के अंदर हमें शाह अब्बास का शासन देखने को मिलता है, और रशिया के अंदर जो कि उस समय यूएसएसआर टाइप में हुआ करता था, उसके अंदर जार का शासन यहाँ पर चला करता था। तो यहाँ पर सी साइलेंट है, इस वजह से यहाँ पर जार बोला गया है। तो जार इवान 6 यहाँ पर शासन किया करते थे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट था जिसको आपको याद रखना जरूरी है। हमने लगभग जितनी भी चीजें हैं उनको यहाँ पर बहुत ही डिटेल इन डेप्थ यहाँ पर स्टडी कर लिया है। मुझे उम्मीद है आप इसी तरह से इन डेप्थ जो लेक्चर है वो पसंद कर रहे होंगे। अगर पसंद कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह से रेगुलर बेस पर वीडियो देखने के लिए। और यहाँ पर जो प्लेलिस्ट आपको नजर आ रही है उनको भी आप देखिए, और जो बाकी प्लेलिस्ट है वहां पर जाकर आप जो बाकी वीडियोस हैं उनको जाकर देख सकते हैं। चैनल को यहाँ पर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।